नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू विज्ञान ब्रिज। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये भी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा और कंप्लीट चैप्टर हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो जब हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत हर चीज़ में सबसे आगे रहा है। हर फील्ड में, मे इट बी एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग, हर चीज़ में भारत ने अपना नाम अव्वल रखा है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने बहुत ही वंडरफुल काम किया है इस फील्ड में। तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे हैं महर्षि कन्नड़, ठीक है। तो इनको असली फादर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहा जाना चाहिए क्योंकि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ये पॉस्टुलेट किया था कि कोई भी मैटर होता है, मैटर को उस समय पदार्थ कहते थे, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ होता है, अगर हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा जब हम उस पार्टिकल को आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे और वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा। उस स्टेज में जब हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में पहुंच जाते हैं, बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, उस छोटे पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया परमाणु, ठीक है। तो ये पहले क्या थे? फिलोसोफर थे, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर। उसके बाद हम कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स की भी बात करते हैं, ठीक है। उसी समय के दौरान कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। अब डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने भी कुछ ऐसे ही सुझाव दिए थे कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो ऐसा एक स्टेज आएगा जब पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो डेमोक्रिटस ने बोला कि ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल जिन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये एटम्स हैं। इनको नाम उन्होंने क्या दे दिया? एटम्स। कन्नड़ ने उसको परमाणु नाम दिया था, महर्षि कन्नड़ ने, और इन्होंने नाम दे दिया, डेमोक्रिटस ने एटम्स दे दिया कि भाई ये क्या है, इसको हम एटम्स कहेंगे। तो बात लगभग इन्होंने सिमिलर ही करी थी। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीन में आपको फोटो दिख रही है वो भी इंडियन फिलोसोफर्स की है। इनका नाम है पाकुदा कत्यायन, ठीक है। इन्होंने भी अपनी एक फ़िलॉसफी दी और अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, अपनी डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो पार्टिकल है वो हमें नॉर्मली ऐसे फ्रीली एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा, वो कंबाइंड फॉर्म में होगा, यानी कि वो कंबाइन हो के एक मैटर फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो ये तो था भाई इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने ये चीज़ देख ली थी कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये कंबाइन करते हैं। अब सबसे इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट आता है उसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो एंटनी लेवोसियर ने दिया था, ठीक है। तो एंटनी लेवोसियर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था, जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत सारे लॉज आते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम दो लॉज को अपनी बुक में पढ़ेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन में आपको पता होता है कि सबसे पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस लॉ का कहना ये था कि रिएक्टेंट्स का जो भी मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? बराबर होगा। अगर रिएक्टेंट हमने 44 ग्राम लिया है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? 44 ग्राम ही मिलेगा। इट विल नॉट चेंज। अब एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, अगर आप उस एक्टिविटी को ध्यान से देखेंगे तो एक इग्निशन ट्यूब वहाँ पे ले रखी है और उस इग्निशन ट्यूब में एक सोल्यूशन रखा है और एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर उस इग्निशन ट्यूब को डाल दिया है और कोनिकल फ्लास्क में भी एक सोल्यूशन है। ऊपर से कॉर्क लगा दिया है। कॉर्क लगाने का रीज़न ये है ताकि कोई भी चीज़ जब केमिकल रिएक्शन हो तो कोई भी चीज़ उस वेसल से, उस कोनिकल फ्लास्क से एस्केप ना करे, बाहर ना निकले, इसीलिए कॉर्क का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे तो इग्निशन ट्यूब को एक थ्रेड की मदद से सीधा करके खड़ा कर रखा है। अगर आप डायग्राम देख सकते हैं तो आप डायग्राम में देखिए, जो आपका कोनिकल फ्लास्क है उसमें Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा है, वहीं ट्यूब में क्या रखा है? बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2
2 और उसका मास आप देख सकते हो 300.23 ग्राम्स उसका मास है। उसके बाद यूज़र ने क्या करा, अपैरेटस को हिला दिया, उसको अच्छे से हिलाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और क्या बन गया वहाँ पे, BaSO4 बन गया। ठीक है, BaSO4 के साथ मिल गया और वाइट कलर का हमको देखने को मिलता है PPT। और वहीं नीचे क्या बन गया, NaCl। इसको भी जब इसका भी वे करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 300.23 ग्राम सेम। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का भी है। आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्लियर हो गया हो। लेवोसियर और साइंटिस्ट ने ये नोट करा कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बने हैं और ये एलिमेंट्स क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही मिलकर एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसी सोच के द्वारा जोसेफ प्राउस्ट ने क्या करा, एक लॉ दिया, स्टेट करा उन्होंने एक लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी प्योर केमिकल सब्सटेंस जो होता है, यानी कि हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा किस में प्रेजेंट होंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, H2O है ना, एक बेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में है ये। इसमें हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यानी कि जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें है वो हमेशा सेम रहेगा, व्हाटएवर मे बी द सोर्स। पानी आप मेरे घर से लो, अपने घर से लो, स्विट्ज़रलैंड का लो या किसी भी दूसरी कंट्री का लोगे, पानी जो है H2O उसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। कैसे समझेंगे इसको, जैसे जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है ना, उसका मास 1 है। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। अब हमें पता है 2 हाइड्रोजन को मिला के और 1 ऑक्सीजन के एलिमेंट को मिला के क्या बनता है, H2O। तो 2 × 1 है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना है, 16 है। 2 और 16 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1:8। यानी कि H2O का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, उसका रेशियो हमेशा 1:8 की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अमोनिया की बात करते हैं वो हमेशा 14:3 के रेशियो में है। 14 क्या है, नाइट्रोजन, 3 क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, CO2, इसका रेशियो हमेशा 3:8 रहेगा। तो यही कहना था जोसेफ प्राउस्ट का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। आई होप ये लॉ क्लियर हो गया हो। अब आपकी NCERT में देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि अगर हम 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जब मैंने CO2 की बात करी तो मैंने कहा ये 3:8 की रेशियो में ही कंबाइन होके CO2 का जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और ये कितना ग्राम फॉर्म करता है, देखो 8 + 3 11 हो गया, तो 11 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चलो कार्बन को हम 3 ग्राम ही रखते हैं लेकिन ऑक्सीजन को 50 ग्राम्स कर लेते हैं, तो ऐसे केस में होता क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का हम आंसर लिखेंगे कि आउट ऑफ दैट 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही कंबाइन करेगा 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। रेस्ट 42 ग्राम जो बचेगा ऑक्सीजन का वो अनयूज्ड रहेगा, उसका कोई यूज होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक फिक्स्ड मास में ही ये चीज़ें कंबाइन करेंगी, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही ये कंबाइन करेंगी और एक कंपाउंड फॉर्म करेंगी। अगर आप 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पर ले रहे हो तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर सकती हैं और 11 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म कर सकती हैं। बाकी बचा हुआ 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अनयूज्ड रहेगा। मूविंग फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड एटम होता क्या है। देखिए, हमें पता है कि जितना भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सब के सब किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स। इट मीन्स ऑल मैटर वेदर इट इज़ एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स।
तो एटम को अगर मुझे डिफाइन करना, मैं क्या कहूँगी कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है एक एलिमेंट का जो मेंटेन करता है क्या, अपनी केमिकल आइडेंटिटी को मेंटेन करता है थ्रू आउट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता लेकिन अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन फिजिकल एज वेल एज इन केमिकल प्रोसेसेस। और एक और चीज़ होती है, एक गिवन एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हम नॉर्मली इनको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस जो होता है इनका, उसे नैनोमीटर्स, देखो कितना कम होता है। 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर्स होते हैं और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर्स होते हैं। तो नैनोमीटर्स में हम इसके एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर वील स्टडी अबाउट कि किस तरीके से जॉन डाल्टन, जो कि एक पुअर वीवर फैमिली में पैदा हुए थे, उन्होंने इतनी अच्छी डिस्कवरी करी जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। थोड़ा सा डाल्टन के बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे और एक बहुत ही गरीब घर में ये पैदा हुए थे। इनिशियली जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो उस समय ये 12 साल के थे और ये स्टार्टिंग में टीचर ही बने। 7 साल बाद फिर इनको स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया था और इसके बाद उन्होंने फिर पढ़ाई के लिए अपना वो जो जॉब है प्रिंसिपल वाला वो छोड़ा और आगे जाके इन्होंने केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में कॉलेज ज्वाइन करा। वहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ रिसर्च में और टीचिंग दोनों में ही लगाई। बाद में इन्होंने ये एटॉमिक थ्योरी दी और इस एटॉमिक थ्योरी की वजह से मानो इनका जो जीवन था वो काफ़ी बदल गया। इनको काफ़ी ही बिकेम फेमस और काफ़ी विख्यात हो गई उस समय। अब जानते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 6 to 6 पोस्टुलेट्स अच्छे से याद होने चाहिए। पहला तो देखिए बहुत इजी, एटम का डेफिनेशन ही है कि मैटर जो है वो सबसे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं और यही एटम्स जो हैं वो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड जो इन्होंने कहा वो ये था कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल हैं, इन्हें ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। आगे इन्होंने बोला कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका सबका मास और प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम हो। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी दिखाता है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनके मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। मान लो एक कार्बन है, वो एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, दोनों के एटम्स डिफरेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। आगे इन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो हमेशा जब कंबाइन करते हैं तो स्मॉल होल नंबर्स में ही कंबाइन करेंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। जैसे हमने अभी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा कि H2O हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन करेगा। लास्ट में इन्होंने बोला कि द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम विल बी कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड में कितने एटम्स होंगे और उनका नंबर कितना होगा वो हमेशा सेम रहेगा, वो अलग अलग नहीं होगा। तो ये तो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जिसमें आपको 6 to 6 पोस्टुलेट्स बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। एज इट इज क्वेश्चन इस पे आ जाता है। मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या उनके एडवांटेजेस थे उनकी थ्योरी के। देखिए जब डाल्टन ने अपनी ये थ्योरी दी थी उस समय कोई नई थ्योरी आई नहीं थी, तो डाल्टन की ये जो थ्योरी थी उस समय के एग्जिस्टिंग लॉज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग लॉज एट दैट टाइम, तो इसलिए ये भी इनका एक एडवांटेज बन गया। दूसरा, इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास दिया था, वो भी इनका एक एडवांटेज था, ठीक है। और ये पहले पर्सन थे, पहले आदमी थे जिन्होंने एक डिस्टिंक्शन दिया था कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं और कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट एटम से मिलाकर बने हैं। उसके बाद बात करेंगे लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस या फिर ड्रॉबैक्स जिनको हम बोलते हैं। काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स आगे निकल कर आए, जैसे कि डाल्टन कहते थे कि एटम तो भाई इनडिविजिबल है,
ठीक है। एट्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यही थे उनके पॉस्टुलेट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आप देखोगे भाई एटम जो है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो इनका जो इनका सेकंड पॉस्टुलेट था इनडिविजिबल पार्टिकल्स वाला, वो फेल हो गया। फिर इन्होंने एक पॉस्टुलेट में क्या कहा था कि जो एटम्स होते हैं एक गिवन एलिमेंट के, मान लो मेरे हाथ में आयरन की एक रॉड है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन मास। तो इसका भी क्या निकल गया, इसको भी एक ड्रॉबैक मान लिया गया। लेकिन जब फर्दर डिस्कवरी हुई तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मिले जिनका जो मास है वो क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे कि हम क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का देखो जो मास होता है 35 UB होता है और 37 UB होता है। इन द सिमिलर वे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। यानी कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, अब 17 तो एटॉमिक नंबर है तो दोनों ही केस में 17 ही होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो गया। और इनको हम क्या टर्म देते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप वो एटम्स होते हैं जो सेम एलिमेंट के होते हैं लेकिन इनका मास डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्लोरीन भी याद रख सकते हैं, 35U एंड 37U, इसका मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। ऐसे ही कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। इसके बाद बात करेंगे डाल्टन ने जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट दिया था, जो उसका फोर्थ पॉस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो मास में भी डिफ़र करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफ़र करते हैं। अब इनका ये वाला पॉस्टुलेट था इसको भी क्या कह दिया गया, गलत कह दिया गया, क्योंकि एक नई डिस्कवरी हुई जिसको हम आइसोबार कहेंगे। आइसोबार का मतलब ऐसे एटम्स जो कि है तो डिफरेंट एलिमेंट के लेकिन इनका एटॉमिक मास सेम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखेंगे कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम और आर्गन की अगर बात करें तो इनका मास नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर सेम मतलब दोनों का ही मास 40 है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। भाई कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम है, तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आइसोबार्स। उसके बाद इनका एक और देखिए, थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स क्या करते हैं, ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, तभी वो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन हर केस में क्या है, ये सही नहीं है। एटॉमिक नंबर हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उस एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसके बाद एटॉमिक नंबर जब हम बोलते हैं तो उसको हम हमेशा Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या होता है, एक एटम का जो मास नंबर होता है वो उसके न्यूक्लियस में, देखो जब हम एटम की बात करते हैं ना तो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं जिनको मिला के हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, और उसके ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर मैं सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को गिनूँ तो एटॉमिक नंबर आता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ही सम करके इसका नंबर निकाल दूँ, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी है तो न्यूक्लियॉन का टोटल जो है वो मास नंबर होता है, और इसको हम A से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखो फ्लोरीन दिया गया है। अब फ्लोरीन क्या है, ऊपर 19 लिखा है और नीचे 9 लिखा है। तो हमेशा याद रखिए कि जो मास नंबर होता है वो हमेशा
ऊपर लिखा जाता है, यानी कि ए को हमेशा हम ऊपर लिखते हैं मास नंबर को, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम नीचे रखते हैं, यानी कि 9 क्या है, एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का, यानी कि कितने प्रोटॉन्स होंगे फ्लोरीन में, 9 होंगे। इसी तरीके से 19 क्या है, 19 इसका मास नंबर है, ए है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि मास नंबर क्या होता है, ए से डिनोट किया जाता है। अब ए ऊपर आता है सबसे पहले, जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें ए सबसे ऊपर आता है, तो ए को हमेशा आप ऊपर लिखना, और जेड सबसे लास्ट में आता है तो जेड हमेशा नीचे लिखना। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है, बट ये याद रखना मास नंबर ए होता है और एटॉमिक नंबर जेड होता है, ठीक है। तो ए ऊपर है यानी कि मास नंबर ऊपर है, तो 19 मास नंबर हो गया इसका, यानी कि इसमें जितने न्यूक्लियॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर वो ऊपर लिख दिया। और नीचे क्या आ गया, 9 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। आइसोटोप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे मूव करेंगे। सिंबल्स फॉर आइसोटोप्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, आप स्लाइड को रोक के इसको एक बारी देख सकते हैं। जॉन डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल करा था एलिमेंट्स के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 36 केमिकल सिंबल्स दिए हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए आप देखिए एक सिंगल सर्कल इन्होंने बनाया, हाइड्रोजन के लिए सर्कल में एक छोटा सा डॉट है, मर्क्यूरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बेरियम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ तो इजी लग रहे हैं बट कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, जैसे कि पोटाशियम के लिए अलग है, सोडियम के लिए है, जिरकोनियम के लिए है, बेरिलियम के लिए है, सिलिकॉन के लिए है, एल्यूमिनियम के लिए है। तो हर चीज़ का देखो एक स्पेसिफिक सिंबल है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो 36 केमिकल सिंबल्स इन्होंने 1803 में दिए थे, कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, अगर इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया जाता, सो द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वुड हैव बीन वेरी वेरी हार्ड। तो जॉन डाल्टन ने तो ये पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल करा, लेकिन उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, जॉन जैकब बर्जीलियस, और इन्होंने क्या करा, एक सिंबॉलिक वे ढूंढा और ये सजेस्ट करा बर्जीलियस ने कि सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है, एलिमेंट के लिए जो हम सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 या 2 लेटर से बनने चाहिए। तो नीचे आपको एक छोटी सी टेबल दी है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, है ना। इस तरीके से इन्होंने बोला कि स्पेसिफिक लेटर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड देन नेक्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। तो सिंबल सिस्टम जो था वो फर्दर डेवलप किसने करा, स्वीडन के केमिस्ट ने, यानी कि स्वीडिश केमिस्ट ने, जिनका नाम था बर्जीलियस। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ बच्चों कि जो एलिमेंट्स के नाम थे, कुछ एलिमेंट्स के नाम वो किस जगह पर मिलते हैं उस पर पड़े। जैसे कॉपर का एग्जांपल ले लो, तो कॉपर के लिए हम Cu का इस्तेमाल करते हैं। तो सिप्रस वो प्लेस है जहाँ पे उसे पहली बार ढूंढा गया, उसको हम क्यूप्रम भी बोलते हैं, तो वहीं से इसका नाम Cu, उसका लैटिन नेम भी है। और कुछ जो नेम्स हैं वो स्पेसिफिक कलर्स के बेसिस पे लिए गए, जैसे गोल्ड का मतलब इंग्लिश में येलो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल्स एंड फार्मूलाज, एक यूनिक सिंबल रिप्रेजेंट करेगा एक एलिमेंट को। तो एलिमेंटल सिंबल यहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, नियॉन के लिए Ne। इसके बाद जब हम सिंबल्स की बात करते हैं तो चाहे कोई एनिमल हो, प्लांट हो, फ्लोरा फौना की जब हम बात करते हैं या सिंबल्स की बात करते हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, एक नामकरण किया जाता है। जैसे IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट, सिंबल और यूनिट्स को स्पेसिफिक नाम देती है। IUPAC हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जैसे पीकॉक है तो हर जगह पीकॉक को पीकॉक नहीं कहेंगे, तो इसीलिए उसका एक साइंटिफिक नेम, एक स्टैंडर्ड नाम उसका दे दिया पैवोक्रिस्टेटस, ठीक है। तो उसी नाम से अब उसको जाना जाएगा। पैवोक्रिस्टेटस मैं कहीं भी बोलूँ तो लोग समझ जाएंगे किसी भी कंट्री के कि वी आर टॉकिंग अबाउट पीकॉक, ठीक है। ऐसे ही आपने रोडोडेंड्रॉन सुना होगा, बुरांस के पेड़ को हम रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या है, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट्स हैं इनका IUPAC किया गया, तो हाइड्रोजन को H कह दिया गया, ठीक है। तो 1 या 2 लेटर से ही बने थे। फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं हमेशा, सेकंड लेटर को स्मॉल लिखते हैं। अब हीलियम भी H से शुरू होता है,
तो H तो हाइड्रोजन को दे दिया, तो हीलियम के लिए HE आ गया, एल्यूमिनियम के लिए Al लिखा है, आर्गन के लिए Ar लिखा है, बेरियम के लिए Ba, बोरॉन के लिए B, ब्रोमीन के लिए Br, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनका नाम उनके लैटिन नाम पे रखा गया। जैसे आप सिल्वर देखो Ag का मतलब है अर्जेंटम, ये इसका लैटिन नेम है। गोल्ड के लिए लिखते हैं Au, तो Au क्या है? Au का मतलब हो गया ऑरम, AURUM, ऑरम उसका लैटिन नेम। टंगस्टन के लिए W लिखते हैं, वुल्फ्रम यानी कि WOLFRAM। अब आप एंटीमनी अगर देखेंगे, एंटीमनी के लिए हम क्या लिखते हैं? SB लिखते हैं। तो SB क्या है? डोंट माइंड माई राइटिंग ओवर हियर। SB क्या है? स्टीबियम, STIBIUM। अब आप देखो यहाँ पे जैसे गिवन है आयरन Fe क्या हो गया यहाँ पे? फेरम, FERRUM। लेड का दे रखा है PB का मतलब है फम्बम, PHUMBUM। पोटाशियम के लिए K लिखा है, K का मतलब है केलियम, KALIUM। एक और ले लेते हैं सोडियम, Na का मतलब हो गया नेट्रियम, NATRIUM। अब क्वेश्चन आता है भाई आपने सिंबल दे दिए सबको, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है सिंबल्स की? सबसे पहले तो सिंबल से हम एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे He लिखा है तो दैट इज फॉर हीलियम। आपको अगर सिंबल बोल दे Cu तो आप 2 मिनट में डिपिक्ट कर लोगे भाई इट इज यू आर टॉकिंग अबाउट कॉपर। आई विल से H, यू विल से यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। आई विल से Al, यू विल से वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम, राइट? सो स्टडी कितनी ईजी हो, यू डोंट हैव टू राइट द फुल नेम एल्यूमिनियम, इट्स जस्ट आप सिंबल बोलो और आपके मुंह के अंदर एलिमेंट का नाम आ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हम एलिमेंट के एक एटम के बारे में बात करें। मैंने बोला H2O, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि हाइड्रोजन H मुझे 2 बार लेना है क्योंकि H2 है, तो यानी कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट H2, तो H सिर्फ एक एटम को डिपेक्ट कर रहा है, यानी कि हम सिर्फ 1 मोल ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और अवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 6.0, यहाँ पे लिख लेते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट में कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एक हाइड्रोजन लोगे तो आपको पता है कि मैं कितना मास ले रही हूँ। अगर मैं एक ऑक्सीजन का एलिमेंट लूँगी तो आपको पता है मैं कितना मास उसमें ले रही हूँ। तो सिंबल्स जो हैं वो हमें एटॉमिक मास को भी, एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पर एक टेबल है जिसमें सारे लैटिन नेम गिवन है, आपको 1 to 20 सबके लर्न होने चाहिए सिंबल्स। जैसे अभी हमने कुछ तो ईजी है, जैसे मर्करी का Hg होता है तो हाइड्रोगायरम नाम इसका लैटिन नेम है, आयरन का फेरम, ठीक है। तो यहाँ पे सबके गिवन है। एटॉमिक मास का मतलब कि एक एटॉमिक पार्टिकल का मास कितना है, क्योंकि हम सबको पता है एटम क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इनका मास का पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड चीज़ हमको चाहिए थी कि हम एक एटम का मास का पता लगा सकें, ठीक है। एटॉमिक मास होता क्या है? इट इज़ द टोटल ऑफ मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक एटम के अंदर भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, वही उसका एटॉमिक मास होगा जितना इन तीनों का मिला के मास होगा। लीजिए ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब इस पिज़्ज़ा के हमने क्या करने हैं? 12 हिस्से करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो टोटल 12 पीसेस हो गए। अब इन 12 पीसेस में हमने क्या करना है? एक पीस बाहर निकाल दो। मान लीजिए मैंने ये वाला जो पीस है, ठीक है, इस पीस को मैंने क्या करा? बाहर निकाल दिया। तो ये पीस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो पिज़्ज़ा था ये क्या है? ये कार्बन 12 का एक एटम है। इस एटम के मैंने 12 हिस्से करे। कितने हिस्से करे? 12 पार्ट्स करे, और 12 पार्ट्स में से एक पार्ट निकाल दिया। यानी कि ये जो पार्ट निकाला है इसको मैं कह सकती हूँ 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है? ये 1/12, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट
या मैं इसको 1U भी कह सकती हूँ। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज 1 AMU या व्हाट इज 1U, U का मतलब यूनिफाइड मास, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 मास को ही 1 AMU कहते हैं। तो अगर कोई बोले रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, it is defined as one number of times one atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। मतलब मान लो मुझे हाइड्रोजन का वेट निकालना है, तो हाइड्रोजन देखो बच्चों सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है। तो किसी भी चीज़ को वे करने के लिए आप दुकानदार जाते हो, अब तो इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन्स हैं, लेकिन पहले जो सेलर होता है या जो शॉपकीपर होता है वो एक स्टैंडर्ड वेट का यूज़ करता है। अगर आप 5 kg पोटैटोज़ ले रहे हो तो एक साइड 5 kg का वेट रखा होगा एंड ऑन द अदर साइड आपकी वो पॉली बैग रखा होगा जिसमें आपके पोटैटोज़ होंगे। तो जब दोनों ही इक्वल हो जाएंगे इट मीन्स कि भाई आपके 5 kg पोटैटोज़ कंप्लीट हो चुके हैं एंड यू कैन टेक दैम होम। मान लीजिए अगर फ्रूट सेलर के पास कोई स्टैंडर्ड वेट होता ही ना, तो कितना हार्ड हो जाता हमको ये पता लगाना कि क्या हमने जितना क्वांटिटी में आलू लिया है उतना ही पे करा है या नहीं किया है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं 1/12 हिस्से को कार्बन एटम के क्यों लिया गया, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सके। किसी भी चीज़ को वे करने के लिए हम उसके साथ उसका कंपैरिजन कर सकें। जैसे एक सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है और इसका वेट कितना होता है ये याद रखना है। हाइड्रोजन का होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। दिस इज 24, ओके, पे लिखा नहीं जा रहा है, it's 24 grams, okay, so 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स जो है इसका एटॉमिक मास यूनिट है, या आप बोल सकते हो सिंपल 1.0081 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, ये एटम्स इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल्स आयंस इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, मैटर, जिसे हम टच फील या देख भी सकते हैं। तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पे दे रखा है। मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होता है, जो मान लो जो पूरा पिज़्ज़ा मैंने बनाया था उस पूरे पिज़्ज़ा का जो वेट है दैट इज़ 1.992 × 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो हम पिज़्ज़ा की बात नहीं, हम कार्बन के एक एटम की बात करें तो उसका मास इतना है। ठीक है, उस पिज़्ज़ा के जब हमने 12 हिस्से करके एक हिस्सा निकाला, ठीक है, तो वो जो 1 AMU है उसका मास कितना है, उसका मास है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स विच इज़ इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम 1 AMU या 1U भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम के जो हैं वो 666 ईच होते हैं और उनका वेट भी यहाँ पर गिवन है। आगे बढ़ेंगे कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया। ये मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये एग्रीगेट होके क्या फॉर्म करेंगे, मैटर, जिसे हम टच फील या देख भी सकते हैं। अब मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स जब क्या करेंगे, केमिकली बाइंड होंगे एक दूसरे के साथ और इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। यानी कि वी कैन से दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और सारी प्रॉपर्टीज़ उस सब्सटेंस की शो कर सकता है। जैसे कि अगर आप डायग्राम में देखें, हाइड्रोजन H एक एलिमेंट है, लेकिन जब 2 हाइड्रोजन मिले H2 बना। ठीक है, यानी कि एक सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा H की फॉर्म में, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एक सिंगल O को हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है O2। इसी तरीके से जब 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, O3, यानी कि ओजोन।
ठीक है। इसी तरीके से कार्बन का एक एलिमेंट ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट मिले तो CO2 बना। नाइट्रोजन का एक एलिमेंट ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट मिले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। H2O अभी हमने डिस्कस करा था, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट, है ना। तो सेम एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स हों, हर किसी में एटम्स ज्वाइन करेंगे, वो मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में, चाहे वो एलिमेंट का हो या वो कंपाउंड का हो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो अगर बच्चों मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने बोला हीलियम He, आर्गन Ar, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, मैं बोलूँ नियॉन Ne, ठीक है, क्रिप्टॉन Kr, ये सब क्या है, एक एटम से बने हुए हैं, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक हो गए। क्या हो गए, मोनो एटॉमिक। इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल 2 एटम से बना होगा, जैसे आप देखो H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का N2 हो गया, आयोडीन ले लो I2 हो गया, क्लोरीन हो गया यहाँ पे Cl2 है, आप HBr ले लो HBr हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो CO, ये सब क्या है, 2 एटम से मिलकर बने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये डाई एटॉमिक हैं। इसी तरीके से जब 3 एटम से बनते हैं, 3 एटम से बनते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CO2 क्या है, ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का एक एलिमेंट हो गया। फिर SO3 हो गया हमारा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, ये 3 एटम से मिलकर बने हैं, तो ये क्या है, ट्राई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक हो गई इनकी एटॉमिसिटी। फिर उसके बाद आ गए टेट्रा एटॉमिक, जो 4 से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल ले लो, फॉस्फोरस हमेशा P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये दिखा हुआ है फॉस्फोरस P4। एमोनिया हो गया NH3, ठीक है, NH3 में क्या है, हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन का 1 है। फिर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो ये क्या है, ये टेट्रा एटॉमिक है, 4 है इसमें। फिर ऐसे पेंटा एटॉमिक भी होते हैं जिनमें 5 होते हैं, जैसे CCl4 ले लो, CCl4 हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया मिथेन CH4, तो ये क्या है, 5 एटम से मिलकर बन रहे थे, पेंटा एटॉमिक हो गए। तो ये सब क्या है, इन सबको हम पॉली एटॉमिक के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। और जो 5 से ज़्यादा होते हैं फिर वो भी पॉली एटॉमिक के अंदर आ गए, जैसे S8 आपको दिख रहा है, ये पॉली एटॉमिक है, ठीक है। ऑक्टा एटॉमिक भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि 8 एटम से मिलकर बना है। फिर ले लो इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। तो C2H5OH क्या है, इथेनॉल इसको कहेंगे, और इथेनॉल क्या है, एक पॉली एटॉमिक है, 5 एटम से ज़्यादा इसमें प्रेजेंट है, तो ये पॉली एटॉमिक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स गिवन है। कंपाउंड जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, तो HNO3 किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो इसे आप रीड कर लीजिए। हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास की। देखो मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है कि उसमें जितने भी एटम्स से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है उन सबके एटॉमिक मासेस का सम है ना। मान लो यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, वाटर का दे रखा है। अब वाटर में मुझे पता है भाई 2 हाइड्रोजन का एलिमेंट है, 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1U, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। अब हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 कर दो, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, ठीक है। तो 1 × 2, 2 1 = 2, 2 + 16 करोगे, 16 और 2 कितना हो गया 17 18। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसको रिमूव कर लीजिए +10 को। तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O का क्या हो गया 1 × 2 प्लस यहाँ पे 16 होना चाहिए था, ठीक है। तो 1 × 2 = 2, 2 + 16 = 18U। ऐसे HNO3 नाइट्रिक एसिड का गिवन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्या है इनके, ये एटॉमिक मास यूनिट है। अब बच्चों ये एटॉमिक मास यूनिट आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो 1, फिर नाइट्रोजन भी 1 है यहाँ पे तो 14 ले लिया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो 16 × 3 ले लिया, दैट इज़ 48। तो 1 + 14 + 48 = 63U।
तो ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। आयंस, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आयन। आयन देखो, आयन वो पार्टिकल होते हैं जो इधर पॉजिटिव होते हैं इधर नेगेटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो हम उसको बोलेंगे कैटायन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन कहते हैं। जैसे कि आप नमक का एग्जाम्पल ले लो, NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na क्या होता है, कैटायन होता है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि एनायन होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब एटम्स का जो ग्रुप है वो अपने ऊपर एक चार्ज लेके घूमता है एक कंपाउंड में, तो उसको हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन एक और टर्म है, एक तो हमने पॉली एटॉमिक पढ़ा एटॉमिसिटी में कि भाई 5 एटम से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जैसे एसिड, सल्फर, ठीक है, एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। इसी तरीके से पॉली एटॉमिक आयन जब लग जाता है तो वो आयन्स जिनमें एक एटम से ज़्यादा प्रेजेंट हो और वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करें। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे गिवन है HCO3 नेगेटिव। एक और ले लो, H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव। फिर बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है एक एलिमेंट की। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा खुद को स्टेबल बनाने के लिए। अब ये चीज़ अभी आपके समझ में ध्यान से नहीं आएगी, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगी। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल फार्मूला, उसको जब हम समझाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है। अब हमने बोला भाई जो एटम है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियन, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं बाहर, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लो आप HCl का, ठीक है। आप इसको समझेंगे, HCl है हमारे पास, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बच्चों आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, इसका होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। अब दूसरा यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 17। अब देखो इनके, मान लो ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, छोटा डॉट हो गया इसका न्यूक्लियस। तो इसके बाहर ना कुछ ऐसे ऑर्बिट होंगे, इनको बोलते हैं शेल्स। जैसे K शेल, सबसे अंदर वाली K होती है, ठीक है, फिर उसके बाद L शेल होती है, फिर M होती है, फिर N, मतलब इन ऑर्बिट्स के नाम है ये K, L, M, और ये बाहर वाला हो गया N। अब इसमें क्योंकि 17 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, K में हमेशा कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। फिर L में कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो इसमें 8 लिख दिया। और M में भी 8 होते हैं, N में भी 8 होते हैं, लेकिन 8 + 2 तो 10 हो गया, तो बाहर वाले में कितने बचे, 7 बचे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 7 बचे। अब ये 7 है, होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। अब ये क्या करेगा, मांगेगा, भाई अपने साथ को देने से अच्छा है कि ये एक किसी से मांग ले, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। अब ये याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने किसी को दे दिए, तो जो देता है भाई वो अच्छा इंसान होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो HCl में हाइड्रोजन का तो भाई एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और क्लोरीन के पास कितने हैं, 2, 8, 7 है, और 7 में उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब वो जो ये एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ले रहा है वो किसका ले रहा है, हाइड्रोजन का ले रहा है, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। क्यों? क्योंकि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ऐसे क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 हो गई, क्यों? क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसको एक सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर है H2S, ठीक है। अब H2S में हमें अगेन पता है हाइड्रोजन तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो ये शेयर 1 करेगा, तो इसकी वैलेंसी तो 1 ही रहने वाली है। अब सल्फ़र की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन में भाई अंदर वाले में तो 2 ही होते हैं, फिर 8 होते हैं, टोटल 10 हो गए। उसके बाद बाहर वाले में कितने, 6 होंगे, है ना। तो 2 + 8 + 6 हो गए 16। अब क्या करेगा, ये 6 है। अब 6 देने से अच्छा है 7, 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं अंदर ले लेता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं इसको अंदर, इसको लेने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद को स्टेबल करने के लिए। तो क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं,
हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दान करने हैं या कितने लेने हैं, वो ये हमारी वैलेंसी होती है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, और इसने मिलाकर क्या बना दिया, H का हो गया 2 और S का हो गया, क्रॉस कर दो, H का 2, H के नीचे 2 आ जाएगा, S के नीचे 1। ऐसे ही H का 1 था, Cl का 1 था, तो HCl बन गया था। ठीक है, ऐसी MgCl ले लो। अब MgCl भैया को अगर ध्यान से देखें, अगेन लेट मी इरेज दिस। ठीक है, MgCl का एग्जाम्पल ले लो। अब भाई मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, तो इसका होता है 2, 8 और 2। ठीक है, 2, 8, 2 क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। ऐसे ही Cl को देखो आप, Cl का अभी हमने पढ़ा था, Cl का 17 होता है, तो Cl का क्या होता है यहाँ पे 2, 8 और 7। भाई क्लोरीन को तो 1 ही चाहिए, तो ये 1 ले लेगा, कितना ले लेगा, 1 ले लेगा, तो इसलिए क्लोरीन की तो वैलेंसी 1 हो गई। अब मैग्नीशियम को आप देखो, बाहर इसके क्या हैं, 2 हैं, तो भाई 2 इसके पास ऑलरेडी हैं और इसको 6 चाहिए, तो 6 लेने से अच्छा, एक बड़ी अमाउंट लेने से अच्छा अपने 2 को मैं दान कर देता हूँ, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देगा। और क्लोरीन क्या करेगा, अपने लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो Mg की वैलेंसी हो गई 2, क्योंकि 2 को दान कर रहा है, और क्लोरीन को 1 चाहिए, तो उसने क्या करा, 1 ले लिया, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। भाई जो दान करता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए जब हम मैग्नीशियम को सिंगल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, Mg2+। उसको 2+ क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, वो दान करता है। ऐसे ही जब हम Cl को सिंगल लिखते हैं तो हम उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरों से मांग के रखता है। ठीक है, तो MgCl2 यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया क्रॉस करके। ऐसे ही आप बाकियों का भी कर सकते हो, CCl4 हो गया आपका, H2S हमने अभी डिस्कस करा, HCl डिस्कस कर लिए। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 डिस्कस और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे CaO है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर आप देखोगे तो कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, तो 20 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 2, 8, 8, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैल्शियम की ऐसी है। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2, 8 और फिर से क्या हो गया, 6। ठीक है, अब देखो इसके पास 2 है, तो ये अपने 2 क्या करेगा, डोनेट कर देगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 है। और 6 है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे और क्या बना देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो Ca भी 2 ले लेगा और ऑक्सीजन का भी यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाएगा, Ca2O2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन गया CaO, भी इसको लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर मोस्ट ऑफ यू। I cannot fulfill or satisfy each one of you, but I hope I can satisfy some of you or most of you. So if you like this lecture, do like, share, subscribe, comment on the video, and it will help me motivate to make more videos as such. Keep studying, work hard to get good grades. Thank you.